आज हम बायोटेक्नोलॉजी की दिलचस्प दुनिया को थोड़ा और करीब से जानने वाले हैं। मतलब सोचिए, जीवित चीजों का इस्तेमाल करके इंसानों के काम आने वाले प्रोडक्ट्स बनाना। हाँ बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है। दही जमाना, शराब बनाना, ये सब पुराने उदाहरण हैं। सही कहा। पर आज की जो कटिंग एज साइंस है वो कमाल की है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस पर रोशनी डालती है। तो आज का मिशन है इन कोर कॉन्सेप्ट्स को समझना, खासकर ये कि जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए या आरएनए को कैसे बदला जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB ने इसकी एक अच्छी परिभाषा दी है। अच्छा, क्या है वो? सार ये है कि नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, उनके पार्ट्स या मॉलिक्यूलर एनालॉग्स को मिलाकर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाना। और देखिए, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की नींव में दो मुख्य तकनीकें हैं। पहली है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके। इसमें हम जेनेटिक मटेरियल मतलब DNA या RNA, उसकी केमिस्ट्री को बदलते हैं, फिर उसे किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालकर उसका फिनोटाइप यानी उसका रूप बदल देते हैं। और दूसरी तकनीक कौन सी है? वो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसका काम है ये सुनिश्चित करना कि जब हम बड़े पैमाने पर कुछ बना रहे हों, जैसे टीके, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, तो वो सब माइक्रोबियल कंटैमिनेशन फ्री माहौल में हो, स्टेराइल कंडीशंस में। समझ गया। तो ये दोनों मिलकर ही मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को पावर देती हैं। बिल्कुल सही। तो चलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग पर थोड़ा और फोकस करते हैं। पहले जो हाइब्रिडाइजेशन होता था उसमें अक्सर अनवांटेड जीन्स भी आ जाते थे ना? हाँ, ये एक बड़ी दिक्कत थी। अच्छे गुण के साथ बुरे गुण भी आ जाते थे। यहीं पर मतलब 1972 में स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर का काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ बिल्कुल। बॉयर उस वक्त रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पर काम कर रहे थे। ये वो खास एंजाइम्स हैं जो ई कोलाई बैक्टीरियम में मिलते हैं और डीएनए को खास जगहों पर काट सकते हैं। अच्छा, वो स्टिकी एंड्स बनाने वाले। हाँ बिल्कुल। और कोहेन प्लाज्मिड्स पर स्टडी कर रहे थे। हाँ। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे सर्कुलर एक्स्ट्रा डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो जब इन दोनों का काम मिला, हाँ, तो ये कमाल हुआ। वो डीएनए के टुकड़ों को अपनी मर्जी से काट कर जोड़ पाए। हाँ। मतलब एक डिजायर्ड जीन को प्लाज्मिड जैसे वेक्टर में डाल पाए। इसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा गया। ओके। और फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उन्होंने बैक्टीरियल सेल्स में डाला। हाँ। और वो सेल्स फिर उस खास प्रोटीन को बनाने लगे जिसके लिए वो जीन था। वाह, तो एक तरह से बैक्टीरिया को फैक्ट्री बना दिया, कह सकते हैं। यहीं से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। इसमें होता यह है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जिन्हें मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहते हैं, उनसे डीएनए काटा जाता है। फिर डिजायर्ड जीन को एक वेक्टर जैसे प्लाज्मिड से जोड़ा जाता है। इसके लिए एक और एंजाइम चाहिए, डीएनए लाइगेज। ये गोंद की तरह काम करता है। अच्छा, जोड़ने के लिए। हाँ, और फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक होस्ट ऑर्गेनिज्म जैसे ई कोलाई में ट्रांसफर कर देते हैं। वहां ये अपनी कॉपीज बनाता है, जिसे क्लोनिंग कहते हैं। तो इस सब के लिए क्या-क्या मुख्य टूल्स चाहिए होते हैं? देखिए, कुछ जरूरी चीजें हैं। एक तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जैसे HINT2, EcoRI, इनके नाम रखने का भी एक तरीका होता है। हाँ, वो सुना है मैंने। फिर चाहिए पॉलीमरेज एंजाइम्स, लाइगेसेस, वेक्टर्स और हाँ, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का काम तो काटना है खास जगहों पर। ये जगहें पैलिंड्रोमिक होती हैं शायद। हाँ, अक्सर पैलिंड्रोमिक होती हैं। ये डीएनए सीक्वेंस दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसी होती है और काटने के बाद जो डीएनए फ्रैगमेंट्स बनते हैं उन्हें साइज के हिसाब से अलग करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक इस्तेमाल होती है। अच्छा, वो एगरोस जेल और इथेरियम ब्रोमाइड वाली तकनीक। बिल्कुल वही। और ये वेक्टर्स क्या चीज़ हैं? आपने कहा गाड़ी की तरह। हाँ, वेक्टर्स जैसे प्लाज्मिड्स या बैक्टीरियोफेजेस, ये असल में फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में ले जाने का और वहां उसकी नकल बनवाने का जरिया है। तो एक अच्छे वेक्टर में क्या होना चाहिए? एक अच्छे क्लोनिंग वेक्टर में 3 खास बातें होनी चाहिए। पहला, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ओरे। यहीं से रेप्लिकेशन शुरू होता है और ये कॉपी नंबर भी कंट्रोल करता है। मतलब कितनी कॉपीज बनेंगी? हाँ। दूसरा, सिलेक्टेबल मार्कर। ये पहचानने में मदद करता है कि किन सेल्स में हमारा डीएनए गया है और किन में नहीं। अच्छा। जैसे PBR322 वेक्टर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं, एम्पार, टेटार। अच्छा, ताकि हम सिर्फ मॉडिफाइड सेल्स को चुन सकें। बिल्कुल। और तीसरा, क्लोनिंग साइट्स। ये वेक्टर पर वो खास जगह होती हैं जहां फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया जा सके।
ये अक्सर किसी खास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए रिकग्निशन साइट्स होती हैं। पौधों और जानवरों के लिए भी ऐसे वेक्टर्स होते हैं? हाँ, उनके लिए अलग वेक्टर्स हैं। जैसे पौधों के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस का टी प्लाज्मिड इस्तेमाल होता है, या फिर डिसार्म्ड रेट्रोवायरसेस जानवरों के लिए। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, वेक्टर भी तैयार है। अब इसे होस्ट सेल में डालते कैसे हैं? खासकर जब डीएनए तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, पानी में घुलनशील, सेल मेम्ब्रेन उसे आसानी से अंदर आने नहीं देती होगी। सही सवाल है। इसके लिए होस्ट सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाया जाता है, मतलब उन्हें डीएनए लेने लायक बनाया जाता है। वो कैसे? एक आम तरीका है कैल्शियम ट्रीटमेंट देना और फिर हीट शॉक। कोशिकाओं को पहले ठंडे कैल्शियम क्लोराइड में रखते हैं, फिर डीएनए डालकर अचानक तापमान बढ़ाते हैं और फिर ठंडा कर देते हैं। ओह, इससे मेम्ब्रेन में छेद बन जाते होंगे। हाँ, अस्थायी छेद बन जाते हैं जिनसे डीएनए अंदर जा सकता है। और भी तरीके हैं, जैसे माइक्रो इंजेक्शन, जिसमें सुई से सीधे न्यूक्लियस में डीएनए डालते हैं। अच्छा। या फिर बायोलिस्टिक्स या जीन गन, जो खासकर पौधों के लिए है। इसमें सोने या टंगस्टन के कणों पर डीएनए लपेटकर तेजी से सेल पर फायर करते हैं। और डिसार्म्ड पैथोजन वेक्टर्स का भी इस्तेमाल होता है। समझ गया, काफी तरीके हैं। और एक बार डीएनए होस्ट में चला गया तो फिर प्रोडक्ट कैसे मिलता है? पूरी प्रक्रिया क्या है? देखिए, अगर पूरी प्रक्रिया को देखें तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कई स्टेप्स हैं। पहला, डीएनए का आइसोलेशन। सेल से डीएनए निकालना? हाँ, सेल को तोड़ना पड़ता है, जिसके लिए लाइसोजाइम, सेल्यूलेज या काइटिनेज जैसे एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। तो एक कोशिका कैसी है? फिर आरएनए और प्रोटीन्स हटाना पड़ता है। आखिर में ठंडे इथेनॉल से डीएनए को प्रेसिपिटेट करके निकालते हैं। ओके, फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटना। अगर हमें किसी जीन की बहुत सारी कॉपीज चाहिए तो पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं। हाँ, पीसीआर तो बहुत सुना है आजकल। इसमें टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है ना? हाँ बिल्कुल, ये हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकता है। इसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में इंसर्शन, फिर इन होस्ट सेल्स को बड़े पैमाने पर कल्चर करना होता है। वो बायोरिएक्टर्स में? सही कहा। बड़े बड़े स्टर्ड टैंक रिएक्टर्स होते हैं जिनमें सेल्स को बढ़ने के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस दी जाती हैं, तापमान, पीएच, ऑक्सीजन वगैरह। और फिर आखिर में प्रोडक्ट निकालना। हाँ, आखिरी स्टेप है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट बना है उसे निकालना, एक्सट्रैक्शन, उसे शुद्ध करना, प्यूरिफिकेशन, फॉर्मुलेशन करना। और अगर दवा है तो क्लिनिकल ट्रायल्स, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट्स, ये सब भी इसी में आता है। ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर बायोटेक्नोलॉजी और खासकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमें एक तरह से जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स को, मतलब डीएनए को, बहुत ही प्रिसिजन के साथ बदलने की ताकत देती है। बिल्कुल, ये सब मुमकिन हुआ है एंजाइम्स, वेक्टर्स, पीसीआर जैसे टूल्स की खोज और उनकी समझ से। और ये दिखाता है कि कैसे हम फंडामेंटल नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट करके मानव जीवन के लिए उपयोगी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना सकते हैं। सही बात है। अच्छा, जाते जाते एक सोचने वाली बात, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बैक्टीरिया का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म थे जिसे हमने अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो प्रकृति में ऐसे और कितने छिपे हुए मैकेनिज्म्स हो सकते हैं जो शायद भविष्य की किसी नई टेक्नोलॉजी के दरवाजे खोल दें। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। प्रकृति में अभी भी बहुत कुछ है जानने के लिए।